वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं ताबिंदा नईम। अमेरिका की नई कायम मकाम खुसूसी मंदूब एलिस वेल्स का मुतवक्को दौरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इस बारे में हम बात करेंगे कुछ ही देर में आज के शो में। और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी असरात क्या होंगे? अमेरिका की सिलिकॉन वैली में खवातीन कैसे चैलेंजेस से निमट रही हैं? I think men have to be very important champions for women empowerment. और एंटरटेनमेंट की दुनिया से हॉलीवुड हाइलाइट्स। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान ने नवाज शरीफ के बतौर वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारियों से सुपुर्दोश होने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि पटिशन के इंदराज से लेकर फैसले तक के मुख्तलिफ मराहिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखने के बावजूद इस पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है जो आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आज अपने मुतफ़िक़ा फैसले में कहा है कि नवाज शरीफ फौरी तौर पर वज़ीर आज़म नहीं रहे। वज़ीर आज़म की नाअहली का फैसला एक खुसूसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन की तहकीकात के बाद सामने आया है जो पनामा पेपर्स नामी उस स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम किया गया था जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके बच्चों के नाम शामिल थे। पाकिस्तानी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अहम संग मील करार दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू ने कुछ रिएक्शंस जमा किए हैं और बात की है इस्लामाबाद में और वाशिंगटन में कुछ लोगों से। आइए आपको दिखाते हैं। सच जो गवर्नमेंट्स के लेवल पे हो कि एक भी पैसे के वो करप्शन उनकी नहीं निकली, ये ख़ानदानी उनका कोई मामला था, उनको उखेड़ा गया। अब हम तो वज़ीर आज़म साहब को सलूट पेश करते हैं, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। देखें उन्होंने एज अ वज़ीर आज़म होते हुए वो अदालतों में पेश हुए। के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जमहूरियत को चलना चाहिए और जमहूरियत चलेगी जब जो लोग वोट लोगों के लेके उन्हीं की चोरी करते हैं वो लोग पकड़े जाएंगे तो इस मुल्क में जमहूरियत को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। ये एक बहुत मिसाली फैसला है और जो लोग बातें कर रहे थे जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर इतना हौसला नहीं रहा था जो साहब के बाद के अच्छे फैसले कर सकें। मेरे ख्याल में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि इसके जो जजेस हैं वो किसी के प्रेशर में नहीं आते, किसी सियासी प्रेशर में नहीं आते, ना उनको कोई ख़रीद सकता है। और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक जो फैसला था उन्होंने दे के पूरी कौम को जो है सुरखरू किया है। एहतसाब नवाज शरीफ का होना चाहिए, लेकिन साथ साथ दूसरों का भी होना चाहिए, बशमूल वो जो इस वक्त फ़ौज में है या जो फ़ौज में रहे हैं। ये थे प्रोफेसर परवेज़ हुद भाई जो कह रहे थे कि एहतसाब किसी एक का नहीं सबका होना चाहिए। और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आदिल नजम जो बोस्टन यूनिवर्सिटी के पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के डीन हैं और पाकिस्तान की सियासी और माशरती हालात पर गहरी नज़र रखते हैं। आदिल नजम साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए आज के शो में। पहला सवाल आपसे मैं ये करूंगी कि ये पाकिस्तान में हम बहुत सी बातें सुन रहे हैं इस हवाले से कि कुछ लोग कह रहे हैं जमहूरियत की फतह हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की जीत हुई है। आप ये बताइए कि पाकिस्तानी हिज़्ब इख्तिलाफ का ये दावा कितना दुरुस्त है कि जमहूरियत की फतह हुई है आज? मेरे ख्याल में ना तो जमहूरियत की फतह हुई है ना अकाउंटेबिलिटी की कोई इतनी बड़ी जंग जीती गई है, लेकिन दोनों के हवाले से पाकिस्तान की जो जमहूरी मैच्योरिटी है उसकी कहानी में एक और अहम बाब है जो अभी जो कंफ्यूजन जो कल थी वो आज भी मौजूद है और वो कल भी रहेगी। अब सवाल जो है कंफ्यूजन के वो तब्दील हो गए, लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान का जो जमहूरी अमल है जो उसकी एक मेसीनेस है वो कायम है और वो चलती रहेगी। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में फैसला अहम ज़रूर है, लेकिन हमें एक फैसले की बिना पे इसको ब्लैक एंड वाइट पे देखना बड़ा मुश्किल है और खुसूसन इस वक्त बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस वक्त जो इस फैसले से जो सवाल उठे वो बहुत बड़े हैं और उनके जवाब इस वक्त जो है वो हमारे सामने नहीं है। तो असली फतह या नॉन फतह का पता तब लगेगा जब कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद इस फैसले के जितने भी इम्पैक्ट हैं वो हमारे सामने आएंगे। जी आदिल, और इस फैसले से ये बात सामने आई है कि एक और जमहूरी हुकूमत अपने 5 साल पूरे नहीं कर सकी है, तो क्या इस फैसले से पाकिस्तान में जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है आपके ख्याल में?
मेरा कहने का मकसद ये नहीं, यही है कि जी अभी हम नहीं इसका तयन कर सकते, ना सिर्फ एक और बल्कि हर जमहूरी हुकूमत जो पाकिस्तान में है वो अपना, कोई प्राइम मिनिस्टर इससे पहले अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका और ना ही नवाज शरीफ। तो अब तक पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में एक भी वजीर आजम ऐसे नहीं है जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। फैसला ये है कि नवाज शरीफ को तीसरी बार बरतरफ किया गया। पहली बार उनको बरतरफ किया सदर ने, दूसरी बार उनको बरतरफ किया फौज ने, तीसरी बार उनको बरतरफ किया सुप्रीम कोर्ट ने। सो ये वो दास्तान कथा है कि आज फैसला नहीं हुआ, आज एक और सिर्फ एक माइलस्टोन है और ये कहानी अभी चलेगी और ये कहानी अभी और कॉम्प्लिकेट होगी। तो ये कहना कि एक फैसले की वजह से जनाब जमहूरियत जीत गई या हार गई, ना पाकिस्तान इतना सादा है और ना जमहूरियत इतनी ज्यादा होती है। अच्छा आदिल नजम साहब, ये जो हुआ है इसके असरात आप क्या देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से? मेरे ख्याल में इसका एक तो पिछले पूरे एक साल से जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो उससे पहले भी और खुसूसन इस दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो तो बिल्कुल बैक बर्नर पे है, तकरीबन इग्नोर हो रही है। आपके पास इस मुल्क में इस पूरी हुकूमत और पिछली हुकूमत के भी कुछ दौर में कोई वजीर खारजा ही नहीं है। सो इसका जो बहुत से नुकसान हैं उनमें से एक ही है कि खारजा पॉलिसी हैज बिन टोटली इग्नोर्ड, और चाहे वो अफगानिस्तान के हवाले से हो, चाहे वो भारत के हवाले से हो, और खुसूसन चाहे वो अमेरिका के हवाले से हो। तो अब जबकि इंस्टेबिलिटी आ गई है, एक सियासी अदम इस्तेकाम की, एक तरह से बेयकीनी की कैफियत है, इसके क्या असरात होंगे अब जबकि पहले ही खारजा पॉलिसी वाज़ेह नहीं थी पाकिस्तान की? मेरे ख्याल में जरूर होंगे, लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, इंस्टेबिलिटी जरूर आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कल बड़ी स्टेबिलिटी थी पाकिस्तान। तो अगर आप ये प्रोग्राम आज के बजाय गुज़िश्ता कल कर रही थी तो कल भी अनस्टेबल था पाकिस्तान, एक साल पहले भी अनस्टेबल था, लेकिन अब एक नई लेवल ऑफ इंस्टेबिलिटी, नई नेचर ऑफ इंस्टेबिलिटी है। मेरे ख्याल में एक तो इसका नतीजा ये होगा कि आप जो दूसरे ममालिक हैं, अफगानिस्तान, भारत, अमेरिका, उनके लिए ये फैसला करना और भी मुश्किल हो गया है कि पाकिस्तान में अगर बात करनी है तो किससे करनी है। वो पहले भी आसान नहीं था क्योंकि आपके पास वजीर खारजा ही नहीं थे, लेकिन अब तो उनको ये भी नहीं पता कि जनाब वजीर आजम कौन है, हमने किससे बात करनी है, अगर कोई चीज़ आगे बढ़नी है तो वो कैसे होगी। तो मेरे ख्याल में ये वाली जो बेयकीनी है, जो सियासी लीडरशिप की बेयकीनी है, वो उसका मतलब ये होगा कि खारजा पॉलिसी दूसरे भी जो है या होल्ड पे कर देंगे या जो उनके मफादात हैं वो उस पर मूव करेंगे और पाकिस्तान के मफादात और बैक बर्नर पे चले जाएंगे। आदिल हमारे साथ ही रहिए, हमें ज्वाइन किया है मोईद यूसुफ ने जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। हम आपके पास कुछ देर में वापस आते हैं, लेकिन मोईद के लिए साकिब के पास कुछ सवाल। मोईद, ये बताइएगा कि आप इस वक्त पाकिस्तान में और आप इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले में महारत भी रखते हैं, इस पर बहुत गहरी नज़र रखी है आपने, तो पाकिस्तान में होने वाली सियासी तब्दीलियों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ है? क्या ये जमहूरियत की फतह है जैसा कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो ये दावा कर रही है? जी शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आया ये जमहूरियत की कामयाबी है, फतह है या नहीं है, ये वक्त बताएगा, और वक्त से ज़्यादा ये हमारे पॉलिटिकल एक्टर्स, पॉलिटिकल लीडरान का अब रवैया बताएगा। अगर तो ये मामला उस तरफ जाना है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अब एक नो लॉस सिचुएशन में है, और उस नो लॉस सिचुएशन का मतलब ये है कि वो अपने पॉलिटिकल मुखालफिन के खिलाफ अब इसी तरह की कैंपेन चलाते हैं जो उनके खिलाफ चली है, तो फिर तो आप अगला पूरा साल जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मेरे नज़दीक देखेंगे, और इलेक्शन तक अब ये मामला इसी तरह किसी के खिलाफ आर्टिकल 62-63 के तहत, किसी के खिलाफ किसी और तरह, अब ये कोर्ट्स में ही मामला जो है ये चलता रहेगा। एक तो ये बात है, तो ये रवैया देखना होगा। पॉलिटिकल मैच्योरिटी का पता आपको इस फैसले से नहीं चल रहा, इस फैसले से आपको पता लगा है कि आपकी जुडिशरी जो है उसने काफ़ी प्रोग्रेस की है पिछले 5-10 साल में, और वो आपको अब नजर आ रहा है, वो फैसले ले सकते हैं ऐसे। लेकिन आया पॉलिटिकल क्लास में तब्दीली आई है कि नहीं, वो इस फैसले से आपको उसका कोई ऐसी जो है एक बात आपके सामने नहीं आएगी, वो आपको अगले साल में उनके बिहेवियर से पता चलेगा। जहाँ तक मामला है कि इससे अब पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं, देखिए सियासी तौर पे एक अनसर्टनिटी, वो आदिल नजम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, पहले भी थी,
اب اور بڑھے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ الیکشن کا سیزن پاکستان میں آج سے شروع ہو گیا ہے اور اگلے الیکشن تک جاری رہے گا. تو اب وہ معاملہ ایک انسرٹنٹی کا تو چلے گا. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے, وہ ابھی بات ہو رہی تھی, میں صرف ایک بات کو تھوڑا سا مختلف طرح سے دیکھ رہا ہوں عادل نجم صاحب سے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ جو بات کرنے والا معاملہ ہے کہ کس سے بات کریں, اس کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک دنیا کے معاملات ہیں, افغانستان کے, ہندوستان کے, اس میں پہلے بھی فوج ہی فیصلے کرتی تھی, اب بھی فوج ہی کرے گی. پہلے بھی دنیا فوج سے بات کرتی تھی اور اب بھی فوج سے ہی کرے گی. وہ آپ خارجہ پالیسی بالکل اس میں آپ وزیر خارجہ بھی لگائیں, میں اس کے حق میں ہوں, لیکن یہ بات واضح رہے کہ وزیر خارجہ بھی ادھر ادھر دیکھ کے ہی بیچارہ بات کرتا ہے. جو بھی ہوتا ہے معاملہ جو ہے وہ فوج ہی اس کو افغانستان اور ہندوستان کی پالیسی کو چلائے گی, اور میرے نزدیک یہ زیادہ آسان ہو جائے گا معاملہ اب دنیا کے لیے, کیونکہ ایک اور بات واضح ہو جائے گی کہ جی ادھر تو بات ہی نہیں ہو سکتی, تو پھر انہیں سے کریں گے, اب کیا کر سکتے ہیں. شکریہ معید, ہمارے ساتھ ہی رہیے. عادل نجم صاحب, آپ کے پاس بھی ہم واپس آتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس واشنگٹن سے کچھ اپڈیٹ ہے. بالکل. یہاں امریکہ میں جہاں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اپنی سیاسی مشکلات کے ساتھ ساتھ افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی کو برقرار رکھنے کی کوشش میں ہے, اور واشنگٹن کی کوشش ہے کہ خطے میں امن کے حصول کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے. پاکستان میں آنے والی سیاسی تبدیلیوں کو اس تناظر میں کیسے دیکھا جا رہا ہے, اس کے لیے چلتے ہیں ندیم یعقوب جو ہمارے ساتھ ہیں اس وقت کیپٹل ہل سے. ندیم, تو بتائیے گا کہ اس وقت واشنگٹن میں اس فیصلے کے بارے میں کیا رد عمل ہے؟ واشنگٹن میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے صبح کا وقت ہے, واشنگٹن ابھی جاگ رہا ہے. یہاں پر ابھی تک آفیشیلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ریاکشن سامنے نہیں آیا. جیسے ہی وہ کوئی ریاکشن آئے گا, آپ ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں وہ ریڈیو پر اور ہمارے آن لائن پلیٹ فارمز پر سن سکیں گے, دیکھ سکیں گے. لیکن جو امریکی میڈیا ہے, مین اسٹریم میڈیا, اخبارات ہیں, وہ اس ڈیولپمنٹ کو ایک بڑی سرخی کے طور پر اس کو نشر کر رہے ہیں, اس کو شائع کر رہے ہیں. یہاں پر واشنگٹن میں اس کے علاوہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ چند گھنٹے پہلے ہوئی کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے ان کو ایک بڑا دھچکا لگا, اور جب وہ کانگریس میں ایک ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, اوباما کیئر کے حوالے سے اصلاحات کا ایک قانون پاس کروانا چاہ رہے تھے جس میں انہیں ناکامی ہوئی. وزیر خارجہ جو یہاں پر خارجہ پالیسی ہے امریکہ کی, اس میں بھی کچھ جو ٹرمپ انتظامیہ انہیں چیلنجز کا سامنا ہے. وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن جو ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کچھ تبدیلیاں, اصلاحات نافذ کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ بجٹ کٹوتیاں جس کی وجہ سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو مورال ہے وہ بہت لو ہے, اور ایسے میں ہی افغانستان کے بارے میں جو ریویو ہے, پالیسی ریویو, وہ بھی جاری ہے, اور اس کے بارے میں توقع ہے کہ وہ جلد اس کا اعلان کر دیا جائے گا جس کا پاکستان پہ کافی امپیکٹ ہوگا. ریکس ٹیلرسن ان لوگوں میں شامل ہیں جو امریکہ کے اعلیٰ قیادت ہے جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو امن کا قیام ہے اس میں ڈپلومسی کا اور مذاکرات کا ایک اہم رول ہو. جی, اس حوالے سے دیکھیے ایک پیکج اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں. ایسے میں جب امریکہ افغانستان میں طویل جنگ کے بارے میں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے, خودکش حملہ آور بے دردی سے تشدد جاری رکھے ہوئے ہیں. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن عسکری حکمت عملی کی بجائے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے حق میں ہیں. کئی دوسرے ممالک کی صورتحال کی طرح عسکری حکمت عملی سے ضروری نہیں کہ ہم ان ممالک کو اپنے ساتھ ملا سکیں یا امن قائم کر سکیں, یہ اس کا صرف ایک حصہ ہے, مگر طویل المدت بنیادوں پر آپ کو دونوں فریقین یا کئی فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانا ہوگا تاکہ مستقبل کا تعین کیا جا سکے. واشنگٹن میں کچھ تجزیہ کار متنبع کرتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کو افغانستان کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے ایک جامع پالیسی وضع کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں حقیقت میں ایک سفارتی حکمت عملی کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور خصوصاً یہ کہ ہم افغان حکومت کے ساتھ کیسے تعلقات رکھیں جو اس وقت بہت مشکل میں ہے. سابق افغان صدر حامد کرزئی نے حال ہی میں وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ایسی امریکی حکمت عملی کی حمایت کرتے ہیں جو افغانستان میں امن اور پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ دے. جی, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ساؤتھ ایشیا, قائم مقام ہیں وہ ایلس ویلز, وہ افغانستان اور پاکستان کے لیے ایکٹنگ خصوصی جو مندوب بھی ہیں.
वो इंडिया और पाकिस्तान का आइंदा चंद रोज़ में दौरा करने वाली हैं। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान में इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो उनका ये जो दौरा है वो कितना सूदमंद साबित हो सकता है। जी साकिब और नदीम याकूब हमें वाशिंगटन में रद्द-ए-अमल और पाकिस्तान के बारे में कुछ अपडेट्स दे रहे थे। थैंक यू नदीम। जी, तो मैं मोहित यूसुफ आपके पास वापस आऊंगी अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इस वक्त। तो ये जो अभी बात की कि अमेरिका की जो नई मंदूब है अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए कायम मकाम है, मगर वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के रीजन के दौरे पर जा रही हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है वो किससे अब मुलाकातें करेंगी? गो के आपने कहा कि फ़ौज ही फैसले करती है, लेकिन क्या कोई जमहूरी रहनुमाओं से मुलाकात होगी उनकी इस मरतबा या नहीं हो सकता कुछ भी? मोहित, आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से आदिल है हमारे साथ, आदिल नजम। जी आदिल नजम, आपके पास मैं लेकर आती हूँ ये सवाल। अब जबकि तब्दीलियाँ हो रही हैं, अमरीका की नई हिकमत अमली का ऐलान किसी भी वक्त मतवक्को है अफगानिस्तान के लिए, और जो रीजन का दौरा कर रहे हैं अमरीका के ओहदेदार, वो किससे मुलाकातें करेंगे पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में इस मामले में तो मोहित सही कह रहे थे कि फौज ही मेन कैरेक्टर है, तो वो उन्हीं से मुलाकातें करेंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि अमेरिका की इंस्टेबिलिटी भी तो है ना, तो ये जो खातून जा रही हैं ये खुद जो है कायम मुकाम है, स्टेट डिपार्टमेंट तो इस वक्त खाली है। तो इस वक्त ना पाकिस्तान ना अमेरिका दोनों जो है, बल्कि अमेरिका शायद ज़्यादा अनसर्टिनिटी के हवाले से है। तो मेरे ख्याल में मुलाकात होगी, लेकिन ये जो दोनों मुल्कों की इस वक्त सूरत हाल है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है पाकिस्तान अमेरिका के हवाले से भी। एक मुख्तसर अगर मैं बात कर सकूँ कि अगर आप सोचें कि नवाज शरीफ साहब का जो केस था वो है क्या, वो है 62-63 यानी सादिक और अमीन। मतलब ये कि उन पर इल्ज़ाम ये है सबसे बड़ा कि वो झूठ बोलते हैं। दूसरा ये है कि उनकी जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो और उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं वो मिले हुए। और तीसरा ये कि उनका खानदान, खुसूसन उनकी बेटी, उनके दामाद और उनका बेटे जो है उनके हवाले से इतराज़ात के वो सियासत और कारोबार जो है वो बहुत मिक्सअप है, मडल्ड। अब एक हवाला इसका देखने का ये है कि इस वक्त अगर आप अमेरिका की सियासत देखें तो उसमें बिल्कुल यही सवाल है। उसमें बिल्कुल यही सवाल है कि क्या सदर जो हैं वो सच बोलते हैं, क्या उनके बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं वो पॉलिटिक्स से अलग हैं, उनके खानदान का क्या रोल है। फर्क ये है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें कूद पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया। तो एक तरह से थोड़ा सा मजा का फेस भी है, लेकिन अहम है कि ये पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त पॉलिटिक्स और पर्सनैलिटी जो है ना सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका बल्कि कई मुल्कों में अहम हो गई। जी आदिल, और पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ी सियासी तब्दीली आती है तो पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सर्कुलेट करने लगती हैं। फेसबुक और ट्विटर और जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की खबरें ट्रेंड में टॉप पर आ जाती हैं। तालीम याफ्ता लोग और सहाफ़ी भी ऐसी बातें करने लगते हैं कि जो कुछ हो रहा है अमेरिका करवा रहा है। आपकी नज़र से किसी ऐसी ख्याल आ रहा है, आपकी नज़र से गुजरी है कोई? और अगर ये ऐसा है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और शायद इस वक्त तो अमेरिका की तरफ मेरे ख्याल में उंगलियां भी शायद कम उठ रही हैं। फौज का हवाला जरूर आता है, फौज का जिक्र जरूर आता है कि क्या ये जो है ये फौज करा रही है, फौज और एस्टेब्लिशमेंट जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है। मेरे ख्याल में वो भी दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में अब ये है कि सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन एज की वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो खुद बेकाबू हो गई है। और ये हालात जो हैं ये एक बार जब तेज निकल जाता है और कोर्ट में पहुंच जाता है तो फिर वो उसकी जहदें खुद ही ऐसी खुली कि उनको वापस बंद करना किसी के बस का खेल नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब हमारे आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमें मोहित यूसुफ भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की नाअहली के फैसले पर आप वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदों की तफसीली रिपोर्ट्स और खुसूसी रेडियो नशरियात हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर देख और सुन सकते हैं। इसके अलावा दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और बहुत सी मुनफरिद वीडियोज़ भी हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। और अब वक्त हुआ है वर्ल्ड व्यू का, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आने वाले कुछ अहम और इंटरेस्टिंग वाक़यात की झलकियाँ। वेनेजुएला में हुकूमत की जानिब से मुजाहरों पर पाबंदी के बावजूद अपोजिशन ने जुमे के रोज मुजाहरों का ऐलान किया है। कशीदगी में इजाफे के बायस अमरीका ने वेनेजुएला में अपने सिफारतखाने के अमले के खानदान को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत की है। कतर के हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि सऊदी अरब और इत्तेहादी मुल्कों की जानिब से कतर से किए जाने वाले मुतालबात कतर की खुद मुख्तारी पर ज़र्ब हैं।
قطر اپنے ملک کے فیصلے ملک سے باہر نہیں ہونے دے گا۔ ترکی میں بارش اور ژالہ باری نے استنبول میں سیلاب کی صورتحال پیدا کر دی۔ گولف بال کے سائز کے اولوں نے املاک کو نقصان پہنچایا۔ ایک ہوائی جہاز کو اڑان کے دوران نقصان پہنچنے کے باعث ایمرجنسی لینڈنگ کر کے اتار لیا گیا۔ جنوبی کوریا کے نومنتخب صدر من جے ان نے ایک کتے کو گود لے لیا ہے۔ کورین صدر کی جانب سے یہ قدم ان کے انتخابی منشور کے تحت لیا گیا، جس میں انہوں نے جانوروں کی بہبود کا وعدہ کیا تھا۔ دنیا بھر میں جہاں پچھلے کچھ عرصے سے سائنس اور میتھس کے میدان میں خواتین کی کم تعداد کا ذکر بہت زور و شور سے کیا جا رہا ہے، وہاں امریکہ کی سلیکون ویلی کی ٹیک کمپنیز میں کام کرنے والی خواتین کی جانب سے ہراساں کرنے کے الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ ان الزامات کے پیش نظر اوبر کے سی ای او سمیت کئی نمایاں ٹیک کمپنیوں کے ایگزیکٹوز کو اپنے اداروں سے رخصت ہونا پڑا۔ اس وقت ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں امریکہ کی سلیکون ویلی میں کام کرنے والی کچھ خواتین سے جو اسی مسئلے پر بات کر رہی ہیں۔ نہیں، 30 سے زائد خواتین سرمایہ دار، وکیل اور بزنس لیڈرز ایک ایسے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے انڈور سائیکلنگ میں حصہ لے رہی ہیں جو اکثر لوگوں کی رائے میں سلیکون ویلی میں ایک عرصے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ ہے چھوٹے بزنسز میں سرمایہ کاری کرنے والے کاروباری مردوں کا نئے کاروباروں کی بانی خواتین اور ملازم عورتوں کے ساتھ برتاؤ۔ اسپننگ اس پروٹیسٹ ایک مقبول سرمایہ کار ٹم ڈریپر کی تخلیق ہے۔ یہ خواتین کے لیے انتہائی اچھا دور ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ آئیے اپنے کاروبار کریں۔ اگر آپ کا اپنا بزنس ہوگا تو اس کی بلندی کی کوئی حد نہیں۔ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے مردوں کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آج ٹاپ لیول پر فیصلہ کرنے والے اکثر سیاستدان اور بزنس لیڈرز مرد ہی ہیں، لہٰذا انہیں اس تبدیلی کا حصہ بننا ہوگا۔ آج سلیکون ویلی میں بہت سی خواتین ہراساں کیے جانے اور اس تعصب کی کہانیاں بتا رہی ہیں جس کا سامنا انہیں مرد سرمایہ داروں کے سامنے آئیڈیاز پیش کرتے ہوئے کرنا پڑا۔ آپ اپنا آئیڈیا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت دلچسپ ہے، اس طرح لگتا ہے کہ وہ کوئی سیٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک ٹیک انٹرپرینیور بن جانے والی ایک سابقہ ماڈل وینڈی ڈینٹ کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے ممکنہ ایڈوائزر کی جانب سے گفتگو کے دوران ہراساں کیا گیا۔ میں کیا کرتی؟ پولیس کے پاس جاتی۔ اس کی بجائے ڈینٹ نے اسمارٹ واچز کے لیے سنیمرز نامی ایپ بنانے پر توجہ دی۔ میں نے خود کو گہری کھائی میں پایا، میں نہیں جانتی تھی میں کیا کروں۔ میں نے کوڈنگ سیکھی، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے جیتنے نہیں دوں گی۔ خواتین کے سامنے آنے، عوامی سطح پر بات کرنے اور اپنے تجربات کے سوشل میڈیا پر اظہار سے وینچر کیپٹلسٹ انڈسٹری پر اثر پڑ رہا ہے۔ اوبر کے سرمایہ کاروں کے دباؤ میں آ کر کمپنی کے سی ای او کو استعفیٰ دینا پڑا۔ یہ سوشل میڈیا پر روزمرہ کے تجربات کا اظہار عدالتوں پر ہی نہیں بلکہ دوسرے پلیٹ فارمز پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے ساتھ خواتین ٹیکنالوجی کی صنعت میں معاشرتی رویوں کو تبدیل کر رہی ہیں۔ ڈیانا مچل کے ساتھ فردہ خلیل، اردو VOA۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Urdu اور ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارے شو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ Have a nice weekend۔